विवेक, आज आपको अपने इस वीडियो में एक डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर जो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, उसका एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शिक्षण प्रविधियाँ या टीचिंग टेक्निक्स, उसके बारे में आज बताने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अन्य आपके फ्रेंड्स को इससे बेनिफिट जो है मिल सके। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या आज समझेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के जो मेन पॉइंट्स हैं वो है, सबसे पहली चीज़ हम समझेंगे विधि और प्रविधि में अंतर। दूसरी चीज़ शिक्षण प्रविधि क्या है, उसको हम विभिन्न परिभाषाओं द्वारा समझेंगे। उसके बाद हमारे सिलेबस में 14 शिक्षण प्रविधियों की के बारे में पढ़ने के लिए दिया गया है। ठीक है, इन 14 प्रविधियों के बारे में हमें जानना है, जिसमें जो सबसे पहली प्रविधि है वह है प्रश्नोत्तर प्रविधि या क्वेश्चनिंग टेक्निक्स, उसके बारे में हम समझेंगे। और क्वेश्चनिंग टेक्निक्स में हम क्वेश्चनिंग टेक्निक का जो मीनिंग है, अर्थ है, वो समझेंगे। सोपान या स्टेप्स कौन कौन से हैं वो समझेंगे। विशेषताएं क्या होंगी। प्रश्नोत्तर प्रविधि में प्रश्नों के प्रकार कौन कौन से हैं वो समझेंगे। और अच्छे प्रश्न जो हैं वो कैसे पूछे जाएं, इसके तरीक़ों को हम आज इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे शिक्षण प्रविधि और विधि की। क्या है ये शिक्षण विधि और प्रविधि? तो शिक्षण विधि को टीचिंग मेथड और शिक्षण प्रविधि को टीचिंग टेक्निक कहते हैं, है ना। टीचिंग मेथड और टीचिंग टेक्निक, यहाँ पर शिक्षण विधि और साथ ही ये क्या, प्रविधि। ठीक है ना। टीचिंग टेक्निक और टीचिंग मेथड। ठीक है, तो ये दो शब्द आपने बार बार सुना होगा। इसमें बेसिक सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम समझ लेते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में जो है अक्सर पूछता रहता है। ठीक है, कि शिक्षण विधि क्या है और शिक्षण प्रविधि क्या है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो शिक्षण है वह एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी के जीवन के हर एक पक्ष का विकास करना, उसमें परिमार्जन करना शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो शिक्षण का उद्देश्य चूँकि व्यापक है, तो हमें उन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीक़ों के इस्तेमाल से अपनी विषय वस्तु को पढ़ाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम कई सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं इस तरह से कि हम शिक्षण के उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें जिन उद्देश्यों को हमने पहले निर्धारित किया है। ठीक है, तो उन्हीं शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो तरीके हम अपनाते हैं, उन्हीं तरीकों को हम कहते हैं शिक्षण विधि। लेकिन एक चीज़ और समझने वाली बात है कि शिक्षण के जो उद्देश्य हैं, ठीक है ना, उन उद्देश्यों में ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक उद्देश्य जो कि व्यापक रूप से विद्यार्थियों को प्राप्त कराए जाते हैं, उन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक वृहद स्तर पर, एक बड़े स्तर पर योजना बनाई जाती है। उस योजना में हम शिक्षण की विधियों, प्रविधियों और साथ ही साथ युक्तियों और उन सभी तरीक़ों को बनाते हैं। वे सभी प्रक्रियाओं को पहले से ही निर्धारित करते हैं जिससे कि हम शिक्षा के संपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। उसको एक अलग नाम से हम जानते हैं, उसे कहते हैं शिक्षण रणनीति। तो इन दोनों ही शब्दों के पहले एक और चीज़ आती है जिसको बोलते हैं शिक्षण रणनीति। ठीक है, शिक्षण रणनीति आती है और इस शिक्षण रणनीति को हम कहते हैं टीचिंग स्ट्रैटेजी। क्या कहते हैं? टीचिंग स्ट्रैटेजी। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब शिक्षण के उद्देश्य को व्यापक स्तर पर, यानी शिक्षण के सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक बड़े स्तर पर योजना बनाई जाती है, तो उस बड़े स्तर पर बनाई गई योजनाओं को हम टीचिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं या शिक्षण
रणनीति कहते हैं। समझ में बात आ गया ना, शिक्षण रणनीति कहते हैं। अब शिक्षण रणनीति के अंदर के अंतर्गत ही ये शिक्षण विधियां और शिक्षण प्रविधियां आती हैं, है ना। ठीक है, तो इन्हीं शिक्षण रणनीतियों के अंदर ये शिक्षण विधियां और शिक्षण प्रविधियां आती हैं। तो अभी मैंने व्यापक योजना की बात की, यानी शिक्षा के जो व्यापक सभी उद्देश्य हैं, समस्त उद्देश्य जो हैं, उन समस्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बड़े स्तर पर योजना बनाई जाती है, जिसमें हम ये भी निर्धारित करते हैं कि पाठ्यवस्तु क्या होगी, पाठ्यवस्तु को कैसे पढ़ाया जाएगा, पाठ्यवस्तु को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी तकनीकें अपनाई जाएंगी, पाठ्यवस्तु को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ का इस्तेमाल होगा, कितने समय तक पढ़ाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि शिक्षण रणनीतियों के अंदर वे समस्त योजनाएं आ जाती हैं जो हम शिक्षण के व्यापक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया ना। अब उसी रणनीति के अंदर शिक्षण विधियां आती हैं और शिक्षण प्रविधियां आती हैं। बात समझ में आ गया ना। तो रणनीति के बाद हम बात करेंगे शिक्षण विधियों और प्रविधियों की। ठीक है, आशा है आपको शिक्षण रणनीति या टीचिंग स्ट्रेटजी का मतलब समझ में आया होगा। ठीक है, तो शिक्षण रणनीति के बाद इसके अंदर आने वाली शिक्षण विधियां। अब शिक्षण विधियां क्या हैं, तो ध्यान दीजिएगा। शिक्षण रणनीतियों में हमने समस्त पहलुओं की योजना बनाई थी, सभी पहलुओं की, सभी जो कंपोनेंट्स हैं शिक्षण के अंदर आने वाले, उन सब की योजना एक साथ बनाई थी। अब उसके अंदर पाठ्यवस्तु भी थी, यानी शिक्षण रणनीतियों में हम ये भी निर्धारित करते हैं कि पाठ्यवस्तु क्या होगी और किस पाठ्यवस्तु द्वारा कौन से उद्देश्यों को प्राप्त कराया जाएगा। ठीक है, तो अब वहीं पर यहाँ पर शिक्षण रणनीति के अंदर जो पाठ्यवस्तु है, उस पाठ्यवस्तु को किस तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। अर्थात शिक्षण विधि क्या है, शिक्षण विधि वे तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपनी विषय वस्तु को या पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, पाठ्य वस्तु जो हमारा कंटेंट है, उस पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करना, यानी उस पाठ्य वस्तु को पढ़ाने का तरीका जो होगा वही होगा शिक्षण विधि। बात समझ में आ गया ना। तो शिक्षण विधियां हम उन्हें कहेंगे जिसके द्वारा हम पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करते हैं, यानी पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम किसी पाठ्य वस्तु को जब हम बोलकर जब हम विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास करते हैं, है ना, तो उसको व्याख्यान विधि कहा जाता है ना, लेक्चर मेथड कहा जाता है। ठीक है, इसमें शिक्षक क्या करेगा, अपने बातों द्वारा, अपने शब्दों द्वारा अपने ज्ञान को सिर्फ बोल कर जो है विद्यार्थियों तक पहुंचाएगा। तो जब इस तरीके से हम किसी पाठ्य वस्तु को पढ़ाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा व्याख्यान विधि। ठीक है, हो सकता है कोई शिक्षक अपनी विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सम्मुख किसी प्रयोग द्वारा समझाने का प्रयास करे, कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाए, तो उसको कहा जाएगा प्रयोग प्रदर्शन विधि, है ना, लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से बहुत सारी विधियां होती हैं, कई विधियां होती हैं, जिन विधियों का प्रयोग करते हुए हम पाठ्य वस्तु को विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वो हमारी कहलाती हैं शिक्षण विधियां। ठीक है, तो शिक्षण विधियां भी कई तरीके की होती हैं, जिसमें से 2 तरीकों का हमने अभी नाम लिया, जैसे लेक्चर मेथड, है ना, लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, एक्सप्लेनेशन मेथड, है ना, क्वेश्चनिंग मेथड, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से अर्थात हमने ये कहा कि जो शिक्षण विधियां हैं वो पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण के तरीके हैं। ठीक है, अब बात करेंगे शिक्षण प्रविधियों की। शिक्षण प्रविधियां क्या हैं, तो ध्यान दीजिएगा। शिक्षण प्रविधियां हमारे विषय वस्तु के जो प्रस्तुतिकरण है उसकी शैली को कहते हैं, प्रस्तुतिकरण की शैली। समझ बात आ रही है।
प्रस्तुतिकरण की शैली जो है वो शिक्षण प्रविधि कहलाती है। जैसे हम मान लीजिए व्याख्यान विधि से विद्यार्थियों के सामने कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम एज ए स्टूडेंट जब हमारे सामने टीचर हमें पढ़ाता है तो हम कहते हैं कि देखिए ये टीचर, ये शिक्षक जो हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, इनकी बातें हमें समझ में आती हैं। हो सकता है वहीं पर कोई ऐसा शिक्षक हो जो उसी व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाता हो, लेकिन उसकी बातें हमारी समझ में नहीं आती हैं। विधि एक ही है ना, शिक्षण विधि क्या है, दोनों टीचर्स की एक ही है, लेकिन एक टीचर के बोलने की जो शैली है, जो स्टाइल है, व्याख्यान विधि द्वारा पढ़ाने की जो स्टाइल है वो थोड़ी डिफरेंट है, उसकी बातें समझ में आ रही है। लेकिन वहीं जो दूसरा टीचर है उसके व्याख्यान विधि से पढ़ाने की जो स्टाइल है वो थोड़ी अलग है, जिसकी बातें थोड़ी कम समझ में आती हैं। बात समझ में आ गया ना, ठीक है। तो इसी को प्रविधि कहा जाता है। अर्थात प्रविधि क्या है, प्रविधि है किसी भी विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण की शैली जिसके द्वारा शिक्षक अपने शिक्षण को रोचक बना देता है, समझने योग्य बना देता है और विषय वस्तु को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है कि विद्यार्थी उसे आत्मसात कर लेते हैं, इनकलकेट कर लेते हैं अपने अंदर और बड़ी ही सरलता से क्रमबद्ध तरीके से उस विषय को, उस विषय वस्तु को धीरे धीरे समझते जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस दोनों में यही हुआ कि शिक्षण विधि जो है सिर्फ और सिर्फ पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देती है, लेकिन शिक्षण प्रविधि जो है उस प्रस्तुतिकरण के शैली पर ध्यान देती है कि उस विषय वस्तु को किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया। ठीक है, जिससे कि विद्यार्थी उस टॉपिक को सरलता से, क्रमबद्ध तरीके से, सुबोध्य रूप में समझ सकें, सीख सकें और उसे आत्मसात कर सकें। ठीक है, तो ये शिक्षण विधि और प्रविधि में जो है बेसिक डिफरेंस हुआ। ठीक है, समझ में बात आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको शिक्षण विधि और प्रविधि में जो है डिफरेंस समझ में आ गया है तो आइए अब हम शिक्षण प्रविधि की बात करेंगे और उसको परिभाषाओं के माध्यम से समझेंगे। ठीक है ना, अर्थात आप ये कह सकते हैं इसमें इसको अगर एक चित्र के रूप में अगर हम समझाएं तो आप कहेंगे शिक्षण रणनीति है। ये क्या है, ये शिक्षण रणनीति को बाहर के सर्किल में दिखाएंगे जो कि व्यापक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती हैं। अब इसमें सिर्फ विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम बोलते हैं शिक्षण विधि, है ना। और किसी विषय वस्तु के एक विशेष टॉपिक को प्रस्तुत करने के लिए जिस शैली का हम इस्तेमाल करेंगे उस शैली को बोलेंगे प्रविधि, उसको हम प्रविधि बोलेंगे। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम चित्र के रूप में हम रणनीति, विधि और प्रविधि को समझ सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। हमारे सिलेबस में शिक्षण प्रविधि को दिया गया है तो हम शिक्षण प्रविधि को समझेंगे। ठीक है, प्रस्तुतिकरण की शैली जो है हर एक, अच्छा तो प्रविधि के बारे में हमने समझा कि शिक्षक द्वारा किसी विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण की शैली को हम प्रविधि कहते हैं, जिससे विद्यार्थी उस विषय वस्तु को रोचक ढंग से, मनोरंजक तरीके से, आनंदपूर्ण ढंग से, क्रमबद्ध ढंग से, आसानी से, सरलता से सीखते जाते हैं, समझते जाते हैं और अपने मस्तिष्क में, अपने व्यवहार में उसको आत्मसात करते जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रविधि है विषय वस्तु को आसानी से समझाने के लिए। इसका मतलब क्या है, ये जो प्रविधि है वह प्रत्येक शिक्षक की अपनी शैली होगी, है ना। तो हर एक शिक्षक इस प्रविधि को अपने ढंग से इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, और अपने ढंग से इसमें इस प्रकार से सामंजस्य बैठा सकता है जिससे कि विषय वस्तु विद्यार्थियों को आसान लगने लगे। ठीक है, समझ बात आ गया। अर्थात इसका मतलब यही हुआ कि इस प्रविधि, ये जो प्रविधि है वो विधियों के द्वारा ही उत्पन्न हुई है, विधियों के द्वारा ही प्रविधि उत्पन्न हुई है और हम शिक्षण करते समय कई प्रविधियों का प्रयोग एक साथ कर सकते हैं, एक साथ कई प्रविधियों का प्रयोग कर सकते हैं उसी टॉपिक को समझाने के लिए। ठीक है, समझ में बात आ गया ना। तो प्रविधि जो है हर एक शिक्षक की अलग अलग होती है।
जो है शिक्षक अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार और विद्यार्थियों के गुणों को, उनके मनोवैज्ञानिक गुणों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की प्रविधियों का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो चलिए इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है ना। अब आगे बढ़ेंगे और हम सिर्फ शिक्षण प्रविधियों की बात करेंगे, क्योंकि वही हमारे सिलेबस में जो है वो दिया हुआ है। ठीक, तो आइए बात करते हैं शिक्षण प्रविधियों की। इसको हम परिभाषाओं द्वारा समझेंगे कि शिक्षण प्रविधि क्या है। तो शिक्षण प्रविधि के संबंध में कई मनोवैज्ञानिकों जो हैं वो परिभाषाएं दी हैं। उसमें से एक परिभाषा MP मॉफेट की है। MP मॉफेट जो है वो शिक्षण प्रविधियों के संबंध में कहते हैं कि शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा अध्ययन के लिए दिए गए निर्देशात्मक तरीकों से है। ठीक है, MP मॉफेट जो है शिक्षण प्रविधियों की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा अध्ययन करने के लिए दिए गए निर्देशात्मक तरीके हैं। ठीक है ना, शिक्षण के लिए जो दिए गए निर्देशात्मक तरीके हैं, वही निर्देशात्मक तरीके जो है वो शिक्षण प्रविधि कहलाती हैं। इसके अलावा और भी कई परिभाषाएं हैं, जैसे श्रीमती राजकुमारी शर्मा राजकुमारी शर्मा की एक परिभाषा यहाँ पर जो है हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। उन्होंने कहा है कि विभिन्न विषयों की शिक्षण क्रियाओं में एक शिक्षण प्रविधि दक्ष शिक्षक के सफल शिक्षण के लिए प्रेरणादायक संचार तत्व है ना। यानी विभिन्न विषयों के शिक्षण क्रियाओं में एक शिक्षण प्रविधि दक्ष शिक्षक के सफल शिक्षण के लिए प्रेरणादायक संचार तत्व है। अर्थात एक जो दक्ष शिक्षक होगा, एक्सपर्ट जो टीचर होगा, उसके लिए शिक्षण प्रविधि जो है वो एक प्रेरणादायक तत्व है, क्योंकि वह इसी शिक्षण प्रविधि के इस्तेमाल से अपने विषय वस्तु को इतना सरल ढंग से प्रस्तुत कर देता है कि विद्यार्थी बड़ी ही आसानी से उस विषय वस्तु को आत्मसात कर लेते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थी भी प्रेरित होते रहते हैं सीखने के लिए, और साथ ही साथ शिक्षक भी शिक्षण की प्रक्रिया के लिए प्रेरणा प्राप्त करता रहता है, अभिप्रेरित होता रहता है, क्योंकि उसकी बातें विद्यार्थी सीखते रहते हैं। ठीक है ना, तो ये दो परिभाषाएं जो है हमें बता रही हैं कि शिक्षण प्रविधि क्या है। इसके अलावा एक और परिभाषा बिनिंग है। बिनिंग के अनुसार जो शिक्षण प्रविधि की परिभाषा दी गई, उसमें ये कहा गया कि शिक्षण प्रविधि शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है ना। बिनिंग कहते हैं कि शिक्षण प्रविधि जो है वह शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। यानी कि जिस दौरान हम शिक्षण करते रहते हैं, उसी दौरान सतत रूप से लगातार हम शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग करते हुए विषय वस्तु को आगे की ओर बढ़ाते हुए सीखते जाते हैं, यानी आगे की ओर गतिशील रहते हैं। विषय वस्तु को जब भी हम पढ़ाते हैं तो विभिन्न प्रकार की शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग करते हुए हम अपनी विषय वस्तु में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं और विद्यार्थियों को उस विषय वस्तु को धीरे धीरे समझाते जाते हैं, जिससे विद्यार्थी बड़ी ही आसानी से, सरलता से, रोचक ढंग से अपनी विषय वस्तु को सीखते जाते हैं। ठीक है, तो आशा है आपको शिक्षण प्रविधियों की परिभाषाओं के द्वारा अर्थ आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में बात आ गया कि नहीं आ गया? तो ये चीज़ है। अगर हम इन परिभाषाओं को के द्वारा थोड़ा सा विश्लेषण करने का प्रयास करें तो हम ये जानेंगे कि शिक्षण प्रविधि जो है वो शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाती है, जिससे विद्यार्थी आसानी से समझ सकते हैं। साथ ही साथ शिक्षण जो प्रविधि है वह पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है। जब हम एक शिक्षण रणनीति बनाते हैं, उस रणनीतियों में शिक्षण विधियों को जो है मेंशन करते हैं, शिक्षण विधियों को निर्धारित करते हैं, और उस शिक्षण विधियों को जब हम निर्धारित कर लेते हैं तो हमें यह पता चलता है कि एक शिक्षक उस विषय वस्तु को किस प्रविधि द्वारा पढ़ाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण प्रविधियाँ जो हैं वो पूर्व निर्धारित मॉडल पर या प्रतिमान पर आधारित हैं।
साथ ही साथ शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में हमारी सहायता करती हैं। साथ ही साथ यह विषय वस्तु को रोचक ढंग से प्रस्तुत करने, आसानी से समझ लेने में हमारी सहायता करती हैं और शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी हमारी सहायता करती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। तो ये परिभाषाओं द्वारा हम विश्लेषण करके ये कुछ विशेषताओं को निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इन शिक्षण प्रविधियों के द्वारा हम और क्या क्या समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी अभी हमने शिक्षण विधि और प्रविधि दोनों की बात की है। ठीक है, उसमें हमने ये देखा कि शिक्षण विधि जो है वो एक व्यापक संरचना है जो रणनीति के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके अलावा प्रविधि क्या है, एक सीमित साधन है। सीमित साधन क्यों है, क्योंकि यह किसी एक शिक्षण बिंदु को ही प्रस्तुत करने की शैली पर निर्भर करती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये रही हमारी शिक्षण प्रविधियां और शिक्षण प्रविधियों की विशेषताएं। आइए हम अब सबसे पहली शिक्षण प्रविधि पर आगे बढ़ते हैं और वह हमारी है प्रश्न उत्तर प्रविधि। हमारे सिलेबस में कुल 14 शिक्षण प्रविधियों की बात की गई है और उन 14 शिक्षण प्रविधियों में जो सबसे पहली शिक्षण प्रविधि है वह है हमारी प्रश्नोत्तर प्रविधि। प्रश्नोत्तर प्रविधि है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चनिंग टेक्निक हम यहाँ पर समझेंगे। प्रश्नोत्तर क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ परीक्षाओं में पूछता रहता है कि इस प्रश्नोत्तर प्रविधि को हम सुकराती विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुकराती विधि। क्यों कहते हैं सुकराती विधि, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो सुकरात, यूनान के जो महान दार्शनिक हुए सुकरात, उन्होंने अपने विचारों को यूनान के लोगों को समझाने के लिए प्रश्नों का सहारा लिया। ठीक है, जो सुकरात के विचार थे उन्होंने अपने विचारों को यूनान के जनता को समझाने के लिए, बताने के लिए प्रश्नों का सहारा लिया। वो वहाँ के लोगों से प्रश्न पूछते और तब तक प्रश्न पूछते जब तक कि वो निरुत्तर नहीं हो जाते, और जब वहाँ के लोग सुकरात के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते तब वो सुकरात उन्हीं प्रश्नों के द्वारा अपने विचारों को वहाँ के लोगों को समझाते थे। ठीक है, तो चूँकि प्रश्नों के द्वारा उन्होंने अपने विचारों को यूनान की जनता तक पहुँचाया, समझाया। ठीक है, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ये जो प्रश्नोत्तर प्रविधि है यह सुकरात ने सबसे पहले प्रयोग की, इसीलिए इस विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेडली जो है पूछा गया है एग्जाम्स में, याद रखिएगा। ये प्रश्नोत्तर प्रविधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तर प्रविधि जो है वो प्रश्नोत्तर विधि भी कही जा सकती है। ठीक है, समझ में आया ना। तो एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि कई सारी प्रविधियाँ जो हैं वो बिल्कुल विधियों के, शिक्षण विधियों के समान ही हैं। अर्थात कई शिक्षण विधियाँ शिक्षण प्रविधियाँ भी हैं, परंतु ये विधियाँ और शिक्षण प्रविधियाँ शिक्षण रणनीतियों के ही अंग हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है कि विधि और प्रविधि एक समान कैसे हो सकती है। ठीक है ना, कई सारी शिक्षण विधियाँ शिक्षण प्रविधियों के रूप में भी सीधे ही प्रयोग की जाती हैं। जैसे कि प्रश्नोत्तर प्रविधि, ये प्रश्नोत्तर विधि भी है, क्वेश्चनिंग मेथड भी है और क्वेश्चनिंग टेक्निक भी है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो सुकरात ने किया, इसीलिए इसका नाम जो है सुकराती विधि भी रख दिया जाता है। तो यह जो है हम कह सकते हैं कि यह शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है, सबसे प्रारंभिक विधि है, जिसमें हम अपने वेदों शास्त्रों का भी अध्ययन करें। हिंदू धर्म में जो भी वेद शास्त्र जो हैं हमारे, उसका जब आप अध्ययन करेंगे तो उसमें भी जो भी जानकारियाँ, जो भी हमारे धर्म के संबंध में जो भी बातें कही गई हैं वो प्रश्न उत्तर के ही रूप में ज़्यादातर हैं, है ना। एक व्यक्ति
किसी ज्ञानी व्यक्ति से प्रश्न पूछता है और वो ज्ञानी व्यक्ति उसका उत्तर जो है देता है और इसी उत्तर के दौरान वो अपने ज्ञान को सामने वाले व्यक्ति तक स्थानांतरित करता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ये जो प्रश्नोत्तर प्रविधि है वो शिक्षण की या सिखाने की सबसे प्राचीन विधि है। इसीलिए हम, और ये एक मनोवैज्ञानिक विधि भी कही जा सकती है, इसलिए भी क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति जो है वो जिज्ञासा युक्त होती है। मनुष्य के अंदर हर चीज़ की जिज्ञासा होती है, कौतूहल होता है, वो जानने का प्रयास करता है कि उसके सामने रखी चीज़ क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ इत्यादि जैसे प्रश्न उसके मस्तिष्क में उठते रहते हैं और ये सभी प्रश्नवाचक शब्द हैं, ये प्रश्न हैं। तो जब भी मनुष्य के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो यह जिज्ञासा प्रश्न के रूप में ही होती है और जैसे ही प्रश्न व्यक्ति के मस्तिष्क में उत्पन्न हुआ उसी प्रश्न का जो हल खोजने में वो लग जाता है, ठीक है, और उसका जवाब जैसे ही पा जाता है उसके व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो प्रश्नीकरण विधि है ना, या प्रश्नोत्तर प्रविधि है, वो सबसे पुरानी और सबसे प्रभावी विधि है जिसका प्रयोग प्रारंभ से लेकर आज तक जो है वो किया जाता है, ठीक है। इसीलिए पार्कर नामक एक शिक्षा शास्त्री कहते हैं कि प्रश्न जो है वो आदत कौशल के स्तर से ऊपर उठकर समस्त क्रियाओं की कुंजी है, ठीक है। पार्कर कहते हैं कि प्रश्न जो है वह आदत कौशल के स्तर से ऊपर उठकर समस्त क्रियाओं की कुंजी है, ठीक है। तो समस्त क्रियाओं की कुंजी पार्कर ने प्रश्न को माना है। प्रश्न जो है समस्त क्रियाओं की कुंजी है, ठीक है। तो अक्सर हम प्रारंभ में भी और आज भी किसी भी विषय की जब हम शुरुआत करते हैं, किसी भी विषय को के शिक्षण की जब शुरुआत करते हैं तो उसकी शुरुआत प्रश्नों से ही की जाती है। कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका विद्यार्थी जब उत्तर नहीं दे पाते तो हम उन्हीं प्रश्नों को आधार बनाकर आगे की ओर का शिक्षण करते हैं, आगे की विषय टॉपिक्स को जो है वो पढ़ाते जाते हैं। समझ में आया? तो आशा है आपको इन प्रश्नोत्तर प्रविधि का अर्थ समझ में आया होगा। तो प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग करने के कुछ सोपान है ना, प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करने के कुछ सोपान हैं, उन सोपानों को हम, उस स्टेप्स को जो है हम यहाँ पर समझेंगे। प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग करने के सोपान कौन कौन से हैं? तो कुल 3 सोपानों की चर्चा जो है यहाँ पर की जाती है प्रश्नोत्तर प्रविधि के लिए। वह है निरीक्षण, अनुभव और परीक्षण। सबसे पहले निरीक्षण, दूसरा अनुभव और तीसरा परीक्षण, ठीक है। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर किस चीज़ की जानकारी की कमी है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो विद्यार्थी या सामने वाले व्यक्ति को नहीं आती हैं, वही निरीक्षण की प्रक्रिया है। तो हम पहले निरीक्षण करते हैं, ठीक है, फिर हमें ये जानकारी हो जाती है कि वो हमें या सामने वाले व्यक्ति को किस चीज़ की जानकारी की कमी है, ये हमें अनुभव के अंतर्गत पता चलता है। फिर अंत में हम उस प्रश्न का या उस जो जानकारी हमारे पास नहीं है उसका हम निराकरण करते हैं, उसे सीखते हैं और सीखने के बाद हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे ज्ञान में कहाँ तक की जो है वृद्धि हुई है, जिसे हम परीक्षण के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। तो प्रश्नीकरण प्रविधि की जो है वो 3 स्टेप्स हैं, निरीक्षण, अनुभव और परीक्षण। बात समझ में आ गया? तो ये 3 स्टेप आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि प्रश्नीकरण प्रविधि की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं इस प्रश्नीकरण प्रविधि की। तो एक बात हमने आपको अभी भी समझाई थी कि प्रश्नीकरण प्रविधि जो है प्रश्नों के द्वारा समझाने की प्रक्रिया है। प्रश्नों के द्वारा समझाने की क्या है? प्रक्रिया है। तो जब भी हम प्रश्न पूछते हैं किसी विद्यार्थी से, वह क्या हो जाता है, जब भी हम प्रश्न सामने वाले से पूछेंगे वह तुरंत सक्रिय हो जाएगा और सक्रिय होकर उस प्रश्न का उत्तर बताने के लिए आगे की ओर बढ़ेगा, प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करेगा और उसके लिए कुछ सोचेगा, कुछ सक्रियता उसमें देखने को मिलेगी। अर्थात सबसे पहली विशेषता यही है कि प्रश्नों के द्वारा जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या होते हैं?
तुरंत सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है, तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। और अभी अभी हमने ये भी समझा कि प्रश्न जो है वो जिज्ञासा का सूचक है, तो यानी विद्यार्थियों में जिज्ञासा की भावना को भी जगा देते हैं, ठीक है। प्रश्नों के द्वारा विद्यार्थियों के अंदर जिज्ञासा की भावना जाग जाती है। अभी अभी हमने ये भी समझा कि जो प्रश्नोत्तर होता है वह हमारी जिज्ञासा का परिणाम होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है ना, यानी ये जो विधि है वो मनोवैज्ञानिक भी है ना। ये जो विधि है वो क्या है, मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस के अंतर्गत ये जो है वो किया जाता है। जब भी हमें विद्यार्थियों के ज्ञान की जो है जांच करनी हो या ज्ञान का परीक्षण करना हो तो हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नों का इस्तेमाल करते हैं, यानी ज्ञान के परीक्षण में भी ये हमारी सहायता करती है। यदि हम विद्यार्थियों में कुछ सुधार करना चाहते हैं, यानी विद्यार्थियों की कमियों को जानना चाहते हैं, तब भी हम इन प्रश्नों का उपयोग करते हैं। अर्थात विद्यार्थियों के अंदर जो कमियां हैं, कमियों को जानने के लिए, है ना, कमियों को जानना और उनमें क्या करना, सुधार करना। कमियों को न केवल जानना बल्कि उनमें सुधार करना भी इस प्रश्नीकरण विधि द्वारा संभव जो है होता है, ठीक है। विद्यार्थियों के अंदर जो समस्याएं हैं, जो समझ में या कॉन्सेप्ट बनाने में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनको हम प्रश्नीकरण प्रविधि द्वारा सुधार सकते हैं। साथ ही साथ प्रत्यास्मरण में है ना, प्रत्यास्मरण या रिसेल में जो है रिकॉल करना जिसको हम कहते हैं, उसमें भी ये जो प्रश्न जो है वो सहायक होते हैं, ठीक है। तो हम प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग अपने शिक्षण में बहुतायत करते हैं और इन विशेषताओं के कारण हमें इन प्रश्नोत्तर प्रविधि का इस्तेमाल करना चाहिए अपने शिक्षण में, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि प्रश्न कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि प्रश्नीकरण प्रविधि में कौन कौन प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर बेसिकली बात करेंगे प्रश्नों के प्रकार। तो देखिए, प्रश्नों के प्रकारों की अगर बात की जाए तो अगर हम ये देखें दिए गए उत्तरों के आधार पर, ठीक है ना, यदि हम बात करें कि प्रश्नों के प्रकार दिए गए उत्तरों के आधार पर देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। एक ओपन इंडेड क्वेश्चंस और दूसरा होता है क्लोज्ड इंडेड क्वेश्चन, यानी कि खुले प्रकार के प्रश्न, खुले उत्तर वाले प्रश्न जिसे हम ओपन इंडेड कहते हैं, और दूसरे बंद उत्तर वाले प्रश्न या जिसे हम क्लोज्ड इंडेड प्रश्न कहते हैं। जैसे खुले उत्तर वाले प्रश्न का मतलब ये हुआ, जब भी हम कहेंगे क्यों, कैसे, क्यों और कैसे जैसे वाले जो हम प्रश्न पूछेंगे तो वो खुले उत्तर वाले हो जाएंगे। जैसे कि हमारे दिन रात क्यों होते हैं, दिन रात के होने का कारण क्या है, क्यों, है ना। या किसी प्रक्रिया के बारे में पूछेंगे कि हमारा जो है वर्षा कैसे होती है, ठीक है। क्यों और कैसे जैसे वाले जब हम प्रश्न पूछेंगे तो ये होगा खुले उत्तर वाले प्रश्न, जो है ओपन इंडेड क्वेश्चन। बात समझ में आ गया। और जब भी क्या, है ना, कब, जब इस तरह के कौन, क्या, कब, कौन, कहाँ, ठीक है, इस सब ऐसे प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका जवाब जो है वो बंद उत्तर वाले प्रश्न के अंतर्गत आएगा, जैसे क्लोज्ड इंडेड क्वेश्चंस के अंतर्गत आएगा। जैसे भारत कब आज़ाद हुआ, भारत का संविधान कब बना, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या है ना, या फिर भारत के वर्तमान
राष्ट्रपति या भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है ना, या फिर आपसे कहा जाएगा कि भारत की जो है राजधानी कहाँ है। इस तरह के प्रश्न जब आप पूछेंगे तो उसका उत्तर जो है वो एक शब्द में आएगा, ठीक, तो उसे हम बोलेंगे बंद प्रकार के प्रश्न, ठीक है। तो ये एक वर्गीकरण हो गया। इसके अलावा प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर अगर देखा जाए, यानी कि प्रश्न के पूछने की परिस्थिति के आधार पर देखा जाए, यानी कि प्रश्न कब किस परिस्थिति में पूछा जाना है, उस परिस्थिति के आधार पर अगर वर्गीकरण किया जाए प्रश्नों के प्रकार की, तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्नों की परिस्थिति, पूछे जाने की परिस्थिति के आधार पर जब वर्गीकरण करेंगे तो प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। सबसे पहला प्रकार जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रस्तावना के प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न जो सबसे पहला प्रकार हुआ। प्रस्तावना के समय जब भी किसी पाठ की प्रस्तावना दी जाती है, उस दौरान जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसे हम प्रस्तावना के प्रश्न कहते हैं, ठीक है। उसके बाद विचारात्मक प्रश्न। विचारात्मक प्रश्न जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों के विचारों को जानने के लिए, यानी अर्थात वो किस गहराई तक उस विषय को समझ चुके हैं, इसको जानने के लिए जब हम प्रश्न पूछेंगे उसे विचारात्मक प्रश्न या इसी को अवबोधात्मक प्रश्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को अवबोधात्मक प्रश्न भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रस्तावना के प्रश्न हो गया और ये विचारात्मक या अवबोधात्मक प्रश्न हो गया। इसके अलावा विकासात्मक प्रश्न भी कहलाता है। विकासात्मक प्रश्न क्या होता है? विकासात्मक प्रश्न क्या है? तो जब भी हम किसी एक शिक्षण बिंदु, एक जो टॉपिक है, टीचिंग टॉपिक है, उस टॉपिक से अगले टॉपिक पर जब हम बढ़ना चाहते हैं तो उस दौरान हम कुछ प्रश्नों का सहारा लेते हैं। उन प्रश्नों को ही हम विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। यानी कि एक टॉपिक से अगले टॉपिक पर बढ़ने के लिए जब भी जिस प्रश्न का उपयोग किया जाएगा उसे हम कहेंगे विकासात्मक प्रश्न। समझ में आ गया ना? विकासात्मक प्रश्न कहेंगे। उसके बाद एक और प्रकार का प्रश्न जो होता है जिसे हम कहते हैं तुलनात्मक प्रश्न। तुलनात्मक प्रश्न। तुलनात्मक प्रश्न क्या होता है? जब दो या दो से अधिक कॉन्सेप्ट के बीच, दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच तुलना करने की बात आएगी तो उसे हम कहेंगे तुलनात्मक प्रश्न। यानी तुलना करने वाले प्रश्नों को तुलनात्मक प्रश्न कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम किसी टॉपिक को पढ़ा लेने के बाद, ठीक है, टॉपिक को पढ़ा लेने के बाद हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि विद्यार्थियों ने उस टॉपिक को कहाँ तक सीखा है। तो उस समय भी प्रश्न पूछा जाता है जिसको कहते हैं मूल्यांकन के प्रश्न, ठीक है। बात समझ में आ गया? मूल्यांकन के प्रश्न। कभी कभी हम विद्यार्थियों की कमियों को जानना चाहते हैं और कमियों को जानकर उनमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। जैसे ही हम जान जाएं कि विद्यार्थियों ने कुछ प्रश्न पूछा जाएगा, विद्यार्थी उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, तो हम कुछ इस तरीके के प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थी सही उत्तर पर पहुंच जाएं और उनके अंदर सही जानकारी उन तक पहुंच जाए। तो उस समय भी प्रश्न पूछा जाता है जिसको हम कहते हैं उपचारात्मक प्रश्न। तो आप इन सभी प्रश्नों के प्रकारों को देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न है वह विशेष परिस्थितियों में पूछे जा रहे हैं। तो परिस्थितियों के आधार पर प्रश्न कई तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। और अंत में जब हम विषय को पढ़ा लेते हैं, पूरे टॉपिक को पढ़ा लेते हैं, तो उस दौरान हम रिवाइज करते हैं। यानी उस दिन, किसी विशेष दिन जो भी टॉपिक हमने पढ़ाया उस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए भी कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों को हम कहते हैं पुनरावृत्ति के प्रश्न। क्या कहते हैं? रिवीजन, है ना, रिवीजन करना, रिवीजन करने के लिए पूछे गए प्रश्न, ठीक है, उसको हम पुनरावृत्ति प्रश्न कहते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि परिस्थिति के आधार पर प्रश्नों के कई प्रकार जो है वो हो सकते हैं, जिसमें से कुछ मुख्य प्रकारों की चर्चा हमने यहाँ पर की। आशा है आपको ये प्रकार के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अच्छे प्रश्न जो हैं वो कैसे पूछे जाएं। अच्छे प्रश्न कैसे पूछे जाएं किसी कक्षा में शिक्षण के दौरान। ठीक है, तो अच्छे प्रश्नों की विशेषता क्या है, अच्छे प्रश्न कैसे होने चाहिए। तो अच्छे प्रश्न जो हैं वो सरल और सुबोध प्रकार के होने चाहिए, यानी कि प्रश्नों को पूछने के दौरान प्रश्नों की जो लंबाई है वो बहुत बड़ी ना हो, बहुत जटिल न लगे, सुनने में बहुत जटिल नहीं लगना चाहिए। साथ ही साथ प्रश्नों में जो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो विद्यार्थियों के ज्ञान स्तर के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न जो हैं वह इस प्रकार से हों कि विषय वस्तु से संबंधित हों, अर्थात जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसी टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न होने चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ उस प्रश्न जो पूछा जाए वो पूरी कक्षा से एक साथ पूछा जाए, परंतु किसी एक विद्यार्थी को पॉइंट आउट करके पूछा जाए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि पूरी कक्षा से एक साथ पूछ दें, कोई उत्तर दे रहा है, ऐसा नहीं है। प्रश्न को पूछते समय प्रश्न किस प्रकार का है या किस परिस्थिति में पूछा जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए प्रश्न जो है पूछा जाना चाहिए। ज़्यादातर प्रश्न जो हैं वो किसी एक विद्यार्थी से पूछे जाते हैं पॉइंट आउट करके। ठीक है, इस पे हम जब प्रश्नीकरण कौशल की जब माइक्रो टीचिंग जब हम पढ़ेंगे तो उस माइक्रो टीचिंग के दौरान जब शिक्षण जो हमारे प्रश्नीकरण कौशल की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। प्रश्न जो है वो सरल से जटिल की ओर बढ़ते होने चाहिए, है ना। पहले आसान प्रश्नों को पूछा जाए, फिर धीरे धीरे कठिन प्रश्नों की ओर बढ़ा जाए। ठीक है, साथ ही साथ प्रश्न ऐसे हों जो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हों। ऐसा नहीं कि पहले ही बार में हमने जो है जटिल प्रश्न विद्यार्थियों से पूछ दिया जिससे कि वो उसका उत्तर ही नहीं दे पाए, है ना। तो इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। हमें प्रश्नों को इस प्रकार से पूछना चाहिए कि विद्यार्थी पहले सरल प्रश्नों के उत्तर दें, फिर धीरे धीरे उसमें जटिलता को बढ़ाते जाना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थियों के ज्ञान स्तर में धीरे धीरे वृद्धि हो। ठीक है, और प्रश्नों को पूछते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम सिर्फ प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ओर ही ध्यान न दें। हमें प्रश्नों को पूछते समय प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ साथ कक्षा में उपस्थित कमज़ोर विद्यार्थियों पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि उनमें भी प्रेरणा का संचार होता रहे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न को पूछे जाने के बाद हमें विद्यार्थियों की प्रशंसा करनी चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी गलत उत्तर दे रहा है तो उस गलत उत्तर देने पर उसकी कुछ आलोचना भी करनी चाहिए, जिससे वह उस में क्या कर सके, सुधार कर सके। ठीक है, अगर कोई विद्यार्थी गलत उत्तर दे रहा है तो उसे क्रिटिसाइज करने की जगह पर विद्यार्थियों को तत्काल सही उत्तर की जानकारी शिक्षक को दे देनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गया। इससे क्या होगा कि विद्यार्थी जो गलत उत्तर उन्होंने दिया है उस गलत उत्तर को वो तत्काल सुधार लेंगे और अपने ज्ञान में परिमार्जन कर पाएंगे। ठीक है, आशा है आपको ये प्रश्नोत्तर प्रविधि जो है वो समझ में आई होगी, और प्रश्नोत्तर प्रविधि में जो चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हैं वो सारी चीज़ों की चर्चा हमने की है। आशा है आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल से हमारे जुड़ जाइए, ताकि इसी तरह की जो है टॉपिक्स पर लगातार हम चर्चा करते रहते हैं, जो कि आपके कंपटीशन से रिलेटेड हैं, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। फ्रिक्वेंटली आपको नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।